और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन में। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ओबीजी, मोस्ट रिपीटेटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसी का पार्ट 7 आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। इसमें फिर से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस। ओके, इस बार मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स और सेंट्रल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। तो आई होप आप क्लास एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास जहाँ से कल छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 146, आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड इन ओवरी रिलीजेस। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और वो क्या रिलीज करता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है अपने पास टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन या एचसीजी। अपना राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। और कौन सा करता है और कौन सा साथ में करता है, ईस्ट्रोजन। ओके, ये दोनों कौन सीक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने पहले भी बताया है कि जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। किसके लिए, यूट्राइन वॉल को तैयार करने के लिए। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, एग का जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद ये इम्प्लांटेशन के लिए जाएगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए एनवायरनमेंट और जगह कौन तैयार करेगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और उसको सीक्रेट कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कब तक सीक्रेट करता है, 3 मंथ तक, जब तक कि प्लेसेंटा ना बन जाए तब तक कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए। पहले किसके लिए, पहले तो यूट्राइन वॉल को तैयार करने के लिए और जो कि इम्प्लांटेशन हो सके वहां पे, और फिर एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। कब तक करता है, 3 मंथ तक। 3 मंथ के बाद कौन करती है, 3 मंथ के बाद करती है प्लासेंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और देख लें कि जब कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव कब होता है, जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ओके, जो एग बना है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, 10 to 14 डेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाता है। और इनएक्टिव होने के बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल अकर, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में मेजर प्रोटीन कौन सा होता है। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, BHU में आया हुआ है ये। ओके, अपने पास ऑप्शंस है लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, कैसिन एंड लैक्टोफेरिन। इसमें पूछा गया कि कौन सा प्रोटीन होता है। आपको एक चीज बता दूं, ये सारे जितने भी प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं ये सब ह्यूमन मिल्क में होते हैं। अपने को पूछ रहा है कि मेजर कौन सा है, मेजर अमाउंट में कौन सा होता है, तो राइट आंसर है कैसिन। ओके, कैसिन, काउ मिल्क में भी कैसिन ही मेजर अमाउंट में होता है। ओके, अब बात करते हैं ह्यूमन मिल्क की। जो 100 ml ह्यूमन मिल्क है वो 60 to 75 किलो कैलोरी, 60 to 75 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ओके, और कुछ बातें हैं इनके कंटेंट्स है वो जान लीजिए। 3 to 5% फैट होता है, 0.8 to 0.9% प्रोटीन, 6.9 to 7.2% कार्बोहाइड्रेट। यहाँ एक क्वेश्चन और आपका क्लियर होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें किस फॉर्म में होता है, वो होता है लैक्टोस फॉर्म में। ठीक है, याद रह जाएगा, लैक्टोस फॉर्म में। और 0.2% इसमें मिनरल्स होते हैं। 100 ml मिल्क में 60 to 75 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। What is the important for a nurse to discuss with a client who just had a vasectomy? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है, एक क्लाइंट है, उसको वेसेक्टोमी हुई है। ठीक है, वेसेक्टोमी हुई है, एक मेल क्लाइंट है। ओके, वेसेक्टोमी किसको होती है, मेल को ही होती है ना। तो वेसेक्टोमी हुई है, तो एक नर्स के लिए उसके साथ इन चारों में से कौन सा डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन सा डिस्कशन करना जरूरी है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन देखने से पहले आपको वेसेक्टोमी बता देता हूँ, वेसेक्टोमी क्या होती है। वेसेक्टोमी में क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये। ओके, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसमें जो मेल की वास डिफरेंसिया होती है उसको कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है।
ओके, क्या करके, कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके, वेसेक्टोमी सबको समझ में आ गया, सबने पढ़ा हुआ है, 12th तक सबने पढ़ा है। ऑप्शन ए देखते हैं, रिकैनलाइजेशन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज इम्पॉसिबल। वास्ट डिफरेंस का रिकैनलाइजेशन मीन्स उसका फिर से वैसे उसी फॉर्म में उसको रिकवर कर देना। इट मीन्स उसको फिर से जोड़ देना, जो वास्ट डिफरेंशिया को काट दिया गया है, उसको सीज कर दिया गया है, उसको फिर से रिकैनलाइज कर देना, मीन्स फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देना। ओके, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा था कि हाँ उसको रिकैनलाइज करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, तो वो नर्स बोल रही है कि ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो क्या ये होगा? ऑप्शन बी देखते हैं, अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज सेफ विद इन 1 वीक टू 10 वीक्स। 7 to 10 डेज के अंदर अनप्रोटेक्टेड कोइटस करना सेफ होगा। कौन सा डिस्कशन? सेकंड डिस्कशन बात कर ली अपन ने। थर्ड डिस्कशन देखते हैं, सम इम्पोर्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सेवरल वीक्स। इम्पोर्टेंस का मतलब सबको पता है, नपुंसकता। ओके, क्या है? नपुंसकता। तो किसी टाइप की नपुंसकता देखने को मिलेगी कुछ टाइम तक या कुछ वीक्स तक। और ऑप्शन डी है, देयर मस्ट बी 15 इजैकुलेशन टू क्लियर द ट्रैक ऑफ स्पर्म, कि 15 इजैकुलेशंस जरूरी है स्पर्म को ट्रैक से निकालने के लिए, पूरी तरीके से ट्रैक को क्लियर करने के लिए 15 इजैकुलेशन जरूरी है। तो ये बात करते चलते हैं एक एक डिस्कशन पे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट डिस्कशन में ये बात हो रही है कि रिकैनलाइजेशन इम्पॉसिबल है। वास्ट डिफरेंशिया का रिकैनलाइजेशन मीन्स रिकंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको एक जो मेल है उसको जिसको वेसेक्टमी हो चुकी है, इस कंडीशन में क्या होता है, उसका रिकैनलाइजेशन हो सकता है, वो फिर से फर्टाइल हो सकता है। ओके, इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो ये डिस्कशन बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज सेफ विद इन 1 वीक टू 10 डेज। सेकंड डिस्कशन में बात हुई थी कि 7 to 1 वीक का मतलब 7 days to 10 days के बाद, वेसेक्टोमी के 7 to 10 डेज के बाद अगर वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस करता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, तो वो सेफ होगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि सेफ नहीं होगा। सेफ कब माना जाएगा? अनप्रोटेक्टेड कोइटस वो कब कर सकता है? जब वो कंफर्म हो जाएगा कि उसके सीमन में स्पर्म प्रेजेंट नहीं है। और वो कैसे कंफर्म होगा? जब वो क्लिनिकल विजिट पे जाएगा, तब उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट में जो सीमन होगा उस सीमन में स्पर्म एब्सेंट होंगे, उसी के बाद उसको अलाउ किया जाएगा कि वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। थर्ड बात करते हैं, सम इम्पोर्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सेवरल वीक्स। किसी प्रकार की इम्पोर्टेंसी मीन्स नपुंसकता उस पर्सन को वेसेक्टोमी के बाद कुछ सप्ताहों तक देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, किसी टाइप की इम्पोर्टेंसी वेसेक्टोमी के बाद देखने को नहीं मिलती। ओके, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, देयर मस्ट बी 15 इजैकुलेशंस टू क्लियर द ट्रैक्ट ऑफ स्पर्म। ये होगा अपना आंसर। इसमें नर्स उसको डिस्कस करेगी कि आपको 15 इजैकुलेशंस करने हैं। 15 इजैकुलेशंस क्यों? क्योंकि उसके जो जेनिटल ट्रैक है उसको पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए। क्योंकि वेसेक्टोमी के बाद भी क्या हो सकता है कि जो वास्ट डिफरेंशिया के अंदर स्पर्म वायबल हो सकते हैं। कुछ जो स्पर्म्स है, स्पर्मेटोजोआ हैं, वो वायबल हो सकते हैं, मीन्स जिंदा हो सकते हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए 15 इजैकुलेशंस करवाए जाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? 15 इजैकुलेशन। फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉसिबल है। सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में उसको प्रोटेक्शन यूज करना है। और थर्ड का कोई रिलेशन नहीं है। और फोर्थ, उसको सबसे पहले यही करने को बोलना है 15 इजैकुलेशन, ताकि वो जब टेस्ट के लिए जाएगा, तब जब उसका क्लिनिक पर टेस्ट होगा, तो वास्ट डिफरेंशिया में अगर स्पर्म प्रेजेंट रहे तो उसका टेस्ट सही नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने इमेजेस है, इन इमेजेस को ध्यान से देखिए। ओके, ये देखिए, ये वास्ट डिफरेंशिया आ रही है। इस वास्ट डिफरेंशिया को
कट करके दोनों तरफ लाइगेट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इमेज देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसको 10 सेकंड के लिए मैं आपको रोक के रखता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। ओके, ये लाइगेट कर दिया गया दोनों तरफ से। ओके, दोनों तरफ से किया जाता है। टेस्ट इज ये एपिडेडिमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। A nurse is teaching client to determine that time of ovulation by taking the basal temperature. What changes is expected to occur in the basal temperature during ovulation? क्वेश्चन बहुत बड़ा है और हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन नया भी हो। ओके, तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक नर्स है, वो ओव्यूलेशन का टाइम डिटरमाइन करना चाहती है। ठीक है, क्या कर रही है वो? ओव्यूलेशन का टाइम डिटरमाइन कर रही है, टाइम पता लगा रही है। किसके थ्रू लगा रही है? बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है, तो उस नर्स को बेसल बॉडी टेम्परेचर में कौन से एक्सपेक्टेड चेंजेस उसको देखने हैं जिससे पता चले कि ओव्यूलेशन हो रहा है, या ऐसा कहें कि ओव्यूलेशन के दौरान बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, किस टाइप के चेंजेस देखने के बाद लगता है कि हाँ ये ओव्यूलेशन की वजह से हो रहा है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि ये बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बेसल टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर एट रेस्ट, फुल्ली रेस्ट कंडीशन में जब बॉडी होती है तब उसका जो टेम्परेचर होता है उसे बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। उस कंडीशन में उसमें जो चेंजेस आते हैं वो अपने को ओव्यूलेशन के अकॉर्डिंग देखने हैं। तो अपने पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, उसमें बताना है कि उसकी बॉडी टेम्परेचर में कौन सा चेंजेस आएगा, तब उसे कहेंगे कि हाँ ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है। ए स्लाइटली ड्रॉप एंड देन राइजेस, पहले थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा, ड्रॉप होगा, फिर राइज होगा। ऑप्शन बी है सडन राइजेस एंड देन ड्रॉप, अचानक से बढ़ेगा और फिर ड्रॉप हो जाएगा। ऑप्शन सी है मार्क्ड रेज एंड रिमेन हाई, और ऑप्शन डी है मार्क्ड ड्रॉप एंड रिमेन लोअर, पहले घटेगा बढ़ेगा और फिर बढ़ा हुआ ही रहेगा। ओके, हाई रहेगा। और ऑप्शन डी है डिक्रीज होगा और फिर लोअर ही रह जाएगा। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? अपना राइट आंसर है स्लाइट ड्रॉप एंड देन राइज। अब ये क्यों होता है इसको समझिए, ऑप्शन समझ में आ गया, आंसर मैंने बता दिया है, ये होगा। अब ये क्यों होगा? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण। ठीक है, जब ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा, भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस में क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होते हैं। ओके, तो जब ईस्ट्रोजन सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा? टेम्परेचर में स्लाइटली ड्रॉप कर देगा टेम्परेचर को। ओके, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन होगा, तब क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ा देगा। इसलिए पहले स्लाइटली ड्रॉप होता है और फिर बढ़ता है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। Contraceptives that have estrogen-like and progesterone-like compound are prepared in variety of form. Which contraceptives should a nurse identify as having a hormonal component? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स हैं, मींस जिनके कंटेन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, वो कौन कौन से हैं उनको पहचानना है। सेलेक्ट ऑल अप्लाई वाला क्वेश्चन है, इट मीन्स आपको एक से ज़्यादा सही आंसर मार्क करने हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है ओरल एजेंट्स। आपको बताना है कि इन जो एफ तक के जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कंटेन कौन कौन से हैं, इनमें से किस किस में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंटेन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ओरल एजेंट्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कप्स, फीमेल कॉन्डोम्स, फोम्स स्पर्मिसाइडल और ट्रांसडर्मल एजेंट्स। ठीक है,
तो अपने राइट आंसर कौन कौन से हैं जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंटेन मिल सकता है? ओरल एजेंट्स में बिल्कुल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेडिकेटेड हॉर्मोन्स मिलेंगे। डायफ्राम, सर्वाइकल कप, फीमेल कॉन्डोम, ये तीनों क्या चीज़ है? ये फिजिकल बैरियर हैं। ओके, फोम स्पर्मिसाइड और ट्रांसडर्मल एजेंट्स। ओके, इन दोनों में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंटेन मिलेंगे। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो अपने राइट आंसर कौन कौन से हो गए? ओरल एजेंट्स, फोम स्पर्मिसाइड एंड ट्रांसडर्मल एजेंट। ये आपके लिए नई चीज़ है, बहुतों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या है, कैसे कैसे दिखते हैं। आंसर AEF है। ये फर्स्ट इमेज जो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है वो है सर्वाइकल कप। क्या कहते हैं इसे? सर्वाइकल कप। मैं 10 सेकेंड हर इमेज को आपको 10 सेकेंड के लिए रोक के रखूंगा, आप उसको बहुत ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इमेज है सर्वाइकल कप का कैसे इम्प्लांट होता है। ये देखिए, ये सर्विक्स हुआ, ये सर्विक्स कप को ऐसे इम्प्लांट, ये देखिए स्पर्म जो आ रहे हैं वो इसमें एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है? जो सर्वाइकल कप को यूज़ करने के लिए इसे इम्प्लांट करवा के, जो मेडिकली गायनोकोलॉजिस्ट होता है उससे इम्प्लांट करवाया जाता है, जो ताकि प्रॉपरली इम्प्लांट हो सके। ओके, उसके बाद क्या होता है? स्पर्मिसाइडल जेलीज यूज़ की जाती है। इंटरकोर्स से पहले स्पर्मिसाइडल जेलीज यूज़ की जाती है, जिससे कि काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, वैसे प्रोटेक्शन काफ़ी रिलायबल है, बट फिर भी जो स्पर्मिसाइडल जेलीज है वो यूज़ की जाती है। ओके, और इसे रिमूव कब किया जाता है? 6 आवर आफ्टर द सेक्स, आफ्टर द इंटरकोर्स। ओके, इंटरकोर्स के 6 आवर के बाद इसको रिमूव किया जाता है। ओके, रिमूव इसको लेडी खुद कर सकती है। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये है भी सर्वाइकल कप ही है, ये रियल इमेज है, ये वेरियस साइजेस के आते हैं। ओके, नेक्स्ट आया, ये है डायफ्राम। ओके, इसको ध्यान से देखिए, फ्लेक्सिबल होता है, लेटेक्स मटेरियल है, ये भी सर्वाइकल कप की तरह ही दिखता है। ओके, देख लिया आपने इमेज। नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। फीमेल कॉन्डोम। ओके, ये क्या है? फीमेल कॉन्डोम। एक और इमेज देखिए, हर इमेज को कुछ टाइम के लिए रोक के रख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आपके लिए नया है, ये है ट्रांसडर्मल पैच। ओके, ये होता है ट्रांसडर्मल पैच। इसमें क्या होता है कि ये हार्मोनल मेडिकेटेड पैच होता है, हार्मोनल मेडिकेटेड पैच होता है, जिसको कि ट्रांसडर्मली दिया जाता है। ट्रांसडर्मली का मतलब समझ में आया कि स्किन के थ्रू मेडिकेशन दिया जा रहा है। इसे इस टाइप से स्किन पर अटैच कर लिया जाता है, जिससे कि ये जो हार्मोन मेडिकेशन है वो आपकी स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है, आप ओरली जो ले रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जा रहे हैं, और इसमें स्किन के थ्रू जा रहे हैं, वो ओरल के थ्रू जा रहे हैं, स्किन के थ्रू जा रहे हैं। ओके, ट्रांसडर्मल पैच ये हो सकता है जो एग्जाम्स हैं उनमें आए। ओके, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एम्स वगैरह के, जिसमें इमेज बेस्ड में आ सकता है। स्टूडेंट्स, आपका रेस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ टॉप नॉच ऑनलाइन की तरफ से। राहुल, नरेश, मोनीश, पूजा, मनीष बाकलीवाल, इन सब स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियोस को शेयर किया, हमें स्क्रीनशॉट भेजे। आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम यहाँ क्लास में अनाउंस करूँ, तो आप जहाँ पे भी हमारी वीडियो शेयर करते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स क्लिक करें और हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भेजें। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ओके, और जैसे आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं तो एटलीस्ट 10% ने उनको व्यू किया हो, उसके साथ आप स्क्रीनशॉट क्लिक करें और हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर सेंड कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। डिलेड मेनोपॉज इज, डिलेड मेनोपॉज क्या है? तो डिलेड मेनोपॉज की अपने को डेफिनेशन बतानी है कि या इसको
क्या कहते हैं? मीनोपॉज फेल टू अकर बियॉन्ड 45 ईयर ऑफ एज, 45 ईयर की एज के बाद भी मीनोपॉज नहीं होना। मीनोपॉज फेल टू अकर बियॉन्ड 50 ईयर ऑफ एज, 50 ईयर के बाद भी मीनोपॉज नहीं होना। मीनोपॉज फेल टू अकर बियॉन्ड 55 ईयर ऑफ एज, 55 ईयर की एज पार होने के बाद भी मीनोपॉज का नहीं होना। और ऑप्शन डी है मीनोपॉज फेल टू अकर बियॉन्ड 60 ईयर ऑफ एज, 60 ईयर की एज के बाद भी मीनोपॉज नहीं होना। ओके, मीनोपॉज फेलियर। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या है? तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीनोपॉज फेल टू अकर बियॉन्ड 55 ईयर ऑफ एज। अब इसको ऐसे समझिए कि मीनोपॉज की एज क्या होती है? 45 टू 55 ईयर, ये होती है मीनोपॉज की एज। मीनोपॉज की डेफिनेशन क्या होती है? सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, मेंस्ट्रुअल पीरियड का स्टॉप हो जाना। ओके, अब उसको स्टॉप मीनोपॉज कब कहेंगे? तो उसके 12 मेंस्ट्रुअस विदाउट एनी फिजिकल प्रॉब्लम्स के। ओके, एब्सेंस ऑफ 12 मेंस्ट्रुअस विदाउट एनी फिजिकल कॉज, जिसमें किसी का डिजीज का पोर्शन ना हो, डिजीज की वजह से नहीं, नेचुरली स्टॉपेज हो रहा है और एटलीस्ट 12 मेंस्ट्रुअस उसको एब्सेंट है, 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसको एब्सेंट है, तब उसको कहेंगे कि यस, इस लेडी का मीनोपॉज हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइज्ड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन विथ अ कंप्लेंट ऑफ वेरिकोज वेन? इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या चीज़ एडवाइज नहीं की जाती है? कौन सा काम है जो एडवाइज नहीं किया जाता जबकि एक जो वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन सफ़र कर रही है वेरिकोज वेन से। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि वेरिकोज वेन क्या है। वेरिकोज वेन क्या होती है? ट्विस्टेड एनलार्ज्ड वेन। क्या होती है? ट्विस्टेड एनलार्ज्ड वेन। वर्ड को समझिए, ट्विस्टेड का मीन्स इस टाइप से ये ट्विस्टेड हो जाती है, एनलार्ज का मीन्स इनकी साइज बड़ी हो जाती है। ठीक है, इनका साइज बढ़ जाता है वेन्स। स्पेशली ये कहाँ पे? ये पूरी बॉडी में कहीं पे भी कॉज हो सकती है, बट स्पेशली ये लोअर लेग्स में देखने को मिलती है। कहाँ पे? लोअर लेग्स में, नियर द स्किन। ठीक है, नियर द स्किन। तो वेरिकोज वेन समझ में आ गया। एक बंचेस टाइप में वेन्स जो होती है इस टाइप से ट्विस्टेड फॉर्म में एनलार्ज्ड हो जाती है। क्या होती है? एनलार्ज्ड हो जाती है, जैसे कहते हैं वेरिकोज वेन। उसमें ब्लड फिल्ड रहता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिससे कि उसकी वेन की वॉल्स होती है वो प्रेशर की वजह से एनलार्ज हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन को इनमें से कौन सा काम नहीं करना चाहिए। वियर सपोर्टिव स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स कैसे होते हैं अभी आपको इमेज में दिखाऊंगा, और पता है तो वेल एंड गुड। तो स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए, सपोर्टिव स्टॉकिंग्स पहनना। ऑप्शन बी है स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक खड़े रहना। एक्सरसाइज द काफ मसल्स, काफ मसल्स की एक्सरसाइज करना। और ऑप्शन डी है एलिवेट लेग्स व्हेन सिटिंग, जब बैठते हो तो पैरों को एलिवेट करना है, मीन्स पैरों को ऊपर की तरफ रखना है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड। तो जिस वुमन को वेरिकोज वेन है, प्रेग्नेंट वुमन को, उसको लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है। अब ये कैसे कॉज करता है ये देखते हैं कैसे कॉज करती है। जब ऐसी लेडी स्टैंड रहेगी, स्टैंडिंग पोजीशन में, या लॉन्ग टाइम तक सिटिंग पोजीशन में रहेगी, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि वेन्स में जो प्रेशर बढ़ेगा, मीन्स जो ब्लड है वो ज़्यादा टाइम तक स्टैंड होने की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ब्लड है वो वेन्स की तरफ जाएगा, मीन्स लेग्स की तरफ जाएगा। लेग की जो वेन्स है वहाँ की तरफ जाएगा। आप सोचिए एक पर्सन खड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम करता है? नीचे ही तो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो ब्लड है वो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो उसको वापस ऊपर आने में प्रॉब्लम तो होगी ही सही। तो इसमें क्या होता है? ब्लड लोअर लेग में रहता है और
उसकी वजह से वेन्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा ब्लड वहाँ फिल रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा, तो वहाँ पे वेन्स जो हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाएगा, और वेन में प्रेशर बढ़ने की वजह से वेन्स की जो वॉल हैं, वेन्स की जो ये दोनों वाल हैं, उस पर प्रेशर पड़ेगा और ये वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वीक हो जाएगी, और वीक होने की वजह से जो इसमें वाल्स होते हैं, जो कि ब्लड जब ऊपर की तरफ बढ़ता है वापस हार्ट की तरफ जाता है, तो ये वॉल्स हैं उसको मदद करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए। जब एक बार ब्लड इस वॉल के ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ये वॉल अपने आप इसको नीचे की तरफ नहीं जाने देते। अभी आप सोचिए कि अगर ये वॉल डैमेज हो गए इस टाइप से, तो ब्लड वापस रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न होने की वजह से वो वहीं पर ठहर जाएगा, और वहाँ ठहरने की वजह से वेन्स की वॉल में प्रेशर इंक्रीज होगा और वेन्स की वॉल वीक हो जाएगी, और वीक होने की वजह से वो फ्रेजाइल हो जाएगी, मीन्स स्मूथ हो जाएगी, और वहाँ पर क्या होगा? स्वेलिंग आ जाएगी। ओके, ब्लड वहाँ पर फिल रहने लगेगा, स्वेलिंग आ जाएगी। आइए अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में चीज़ें दिखती कहाँ कैसी है। ये देखिए, ये स्पाइडर लाइक अपीयरेंस जो दिखता है, ये देखिए आपको दिख रही है ना, ट्विस्टेड वेन्स हैं, ठीक है, लेग्स में है, ट्विस्टेड वेन्स हैं, एनलार्ज्ड हैं, इस टाइप से वो लेग्स में नज़र आती है। ठीक है, इमेज को अच्छे से देख लिया। ठीक है, एक और इमेज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मैंने वाल्स की बात की थी, इसमें क्या होता है, जैसे ये जो ब्लड जा रहा है, ब्लड वापस हार्ट की तरफ ऊपर की तरफ रिटर्न हो रहा है, तो ये वाल्स है, ये ओपन होते हैं और वापस ब्लड को रिगर्जिटेट नहीं होने देते, मीन्स रिटर्न नहीं होने देते। ऐसे में क्या होता है, वेरिकोज वेन में क्या होता है कि ये जो वाल्स है ये डैमेज हो गए जैसे, तो ब्लड रिटर्न हो जाएगा और ये क्या करेगा, यहीं फिल रहेगा। ओके, क्या होगा, ये यहीं फिल रहेगा ब्लड, और फिल रहने की वजह से ये प्रेशराइज करेगा इस वेन्स की वॉल को, और यहाँ पर एनलार्जमेंट हो जाएगा वेन्स का। ये देखिए इस टाइप से। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये होते हैं स्टॉकिंग्स। ओके, ये होते हैं स्टॉकिंग्स। डीवीटी और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जो ये इस टाइप की कंडीशंस होती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए स्टॉकिंग्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, 154, a couple indicate that they do not want any more children. The woman is scheduled for a laparoscopic bilateral tubal ligation. What should the nurse include in preoperative teaching? क्वेश्चन को समझिएगा कि एक कपल हैं जो कि अब चिल्ड्रन नहीं चाहते। ओके, एक कपल हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब चिल्ड्रन नहीं चाहते, और उस वुमन को लेप्रोस्कोपिक बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन के लिए प्रिपेयर कर दिया है। तो इसके लिए प्री ऑपरेटिव टीचिंग क्या देगी? एक जो नर्स है वो प्री ऑपरेटिव टीचिंग क्या देगी? जिस लेडी को क्या होने वाला है, लेप्रोस्कोपिक बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन। ओके, उसकी जो दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब है वो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के थ्रू लाइगेट यानी टाई कर दी जाएगी। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें प्री ऑपरेटिव टीचिंग क्या देनी होती है। फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन विल स्टॉप आफ्टर द सर्जरी। उसको टीचिंग में ये बताएंगे कि इस सर्जरी के बाद मेंस्ट्रुअल नहीं आएगा, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप्स हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन बी देखिए, बर्थ कंट्रोल विल बी नीडेड अंटिल योर फॉलो अप विजिट। मीन्स बर्थ कंट्रोल का मीन्स आपको जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना वो यूज़ करने पड़ेंगे नेक्स्ट फॉलो अप विजिट तक। नेक्स्ट फॉलो अप विजिट जब तक नहीं आओगे तब तक आपको मीन्स कहने का मीन्स ये है कि अनप्रोटेक्टेडली वो कोइटस नहीं कर सकते। बर्थ कंट्रोल मेथड्स उनको यूज़ लेने पड़ेंगे, ठीक है, जब तक कि नेक्स्ट फॉलो अप ना बुलाए सर्जरी के बाद। ऑप्शन सी देखते हैं, यू विल बी एडमिटेड एज एन आउट पेशेंट फॉर सेम डे सर्जरी। आप एडमिट हो सकते हैं, ठीक है, सेम डे सर्जरी। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आप सेम डे ये सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। ओके, इसका मीन्स ये है, यू कैन हैव द ऑपरेशन रिवर्स्ड इफ यू डिसाइडेड टू हैव मोर चिल्ड्रन। इस ऑपरेशन को आप रिवर्स करवा सकते हैं अगर आप और भी बच्चे चाहते हैं तो।
तो अपना नर्स ने 4 टाइप की टीचिंग दी अपने को बताने कि नर्स को किस टाइप की टीचिंग देनी चाहिए। तो अपना राइट आंसर कौन सा है? यू विल बी एडमिटेड एज ए आउटपेशेंट के तौर पर आप एडमिट हो सकते हैं सेम डे ऑफ सर्जरी। ओके, अब बात करते हैं बाकी सब की। बाकी सब क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल विल स्टॉप, नहीं, सर्जरी के बाद मेंस्ट्रुअल स्टॉप नहीं होते। बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज़ नहीं करने होते हैं। ठीक है, ये 100% स्टेरिलिटी है। ओके, 100% स्टेरिलिटी है। यू विल बी एडमिटेड, ये तो अपना आंसर है ही सही, ऑप्शन डी देखिए। ये रिवर्स प्रोसीजर नहीं है, ये वैसेक्टोमी की तरह रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एक बार हो गया तो उसके बाद वो इनफर्टाइल ही रहेगी लाइफ लॉन्ग। ऐसा एक भी केस अब तक नहीं देखा गया है जिसमें कि रिवर्स हो सके। ये देखिए, ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई है। ये देखिए, ये इस टाइप से बैंडेज, ये इसको बीच में से काट कर दोनों से कॉटराइज कर दिया गया है, मीन्स सील कर दिया गया है, और ये टाई कर दिया गया काट के। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज डिस्मेनोरिया? हमने पिछली क्लास में मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और मेट्रोरेजिया जैसे टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज एक और टर्म्स पढ़ते हैं जो कि उन्हीं की सीरीज के अंदर हैं। ओके, तो फर्स्ट है कि डिस्मेनोरिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड्स के दौरान साइकिल्स का एब्सेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना। ऑप्शन बी, menstrual bleeding is scanty and least for menstrual bleeding is scanty and least for less than 2 days। ठीक है, उसको स्कैंटी ब्लीडिंग हो रहा है और वो भी कितने दिन? 2 दिन से भी कम के लिए। इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस। इरेगुलर मीन्स उसको कभी भी, और एसाइक्लिक कभी 10 डेज में, कभी 15 डेज में, कभी 20 डेज में एसाइक्लिक ब्लीडिंग होना यूट्रस से। और ऑप्शन डी है क्रैम्प्स एंड पेल्विक पेन विथ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेल्विक पेन होना, मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो अपना राइट आंसर क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्रैम्प्स और पेल्विक पेन होना। ओके, तो राइट आंसर क्या है? डिस्मेनोरिया क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। बाकी सब टर्म जो है वो मैंने बता दी है, आप पिछली क्लास लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है फुल टर्म पे? ओके, तो राइट आंसर कौन सा है देखते हैं। 500 ml, 1000 ml, 200 ml और 700 ml। तो अपना राइट आंसर क्या है इनमें से? 1000 ml। कितना? 1000 ml। ये आरआरबी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि 12 वीक पे 50 ml होता है, 20 वीक पे 400 ml होता है, 36 वीक पे 1 लीटर और 37 to 40 वीक पे 600 to 800 ml होता है। और ये गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल एटीट्यूड इज। बच्चे का जो यूनिवर्सल एटीट्यूड है वो क्या होता है? फ्लेक्शन, ये यहाँ नहीं आएगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन या अबडक्शन। तो यूनिवर्सल क्या है इसको छोड़ दीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक में है। तो यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कैसे है? सबसे पहले तो एटीट्यूड समझिए। एटीट्यूड क्या होता है? फीटल की जो पोजीशन होती है वो उसका एटीट्यूड होता है। मीन्स आइए देखिए, ये आपको एक्सप्लेनेशन पे और अच्छे से समझ में आएगा। फीटल एटीट्यूड डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द बेबी। जो बेबी के पार्ट्स होते हैं, और बेबी के पार्ट्स कौन से हैं? हेड, ये एक्सट्रीमिटीज़, जो इनकी पोजीशन होती है बॉडी के साथ में,
वो क्या कहता है, फीटल एटीट्यूड। अब ये कौन सा है, ये यूनिवर्सल है, इसमें कौन सा है, फ्लेक्शन हो रहा है। ये जो हेड है वो हेड चेस्ट की तरफ फ्लैक्स हो रहा है, और ये देखिए ये यहाँ नी से फ्लैक्स है, और ये इस जगह से, ये देखिए ये यहाँ से हिप से भी फ्लैक्स्ड है। ओके, तो फ्लेक्शन इज द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ द फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। इसमें एक डेफिनेशन दी गई, एन अबॉर्शन दैट आइडेंटिफाइड बाय द सर्वाइकल डायलेशन एंड सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एक अबॉर्शन की ऐसी कंडीशन जिसमें सर्वाइकल डायलेशन और एब्डोमिनल सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, वो किस टाइप का अबॉर्शन है। ऑप्शन में देखिए, मिस्ड अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो अपना राइट आंसर कौन सा है, इनएविटेबल अबॉर्शन। इसमें क्या देखने को मिलता है, सर्वाइकल डायलेशन और सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। बाकी मैंने पहले समझा दिए हैं, आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, व्हाट रेस्टिंग पोजीशन शुड ए नर्स एनकरेज फॉर ए क्लाइंट विथ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की कंडीशन के अंदर इनमें से कौन सी पोजीशन पेशेंट के लिए सबसे सूटेबल होती है। तो फर्स्ट है सिम्स, फाउलर्स, सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड एंड लिथोटोमी विथ हेड एलिवेटेड। तो अपना राइट आंसर कौन सा, PID की कंडीशन में क्या होता है, फाउलर्स पोजीशन सबसे बेस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एम्स में पूछा गया सवाल है कि इसमें ये पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉन्स्टिपेशन है वो कॉमन कॉज क्यों होते, कॉमन कॉज क्या है कॉन्स्टिपेशन का। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन का कॉमन कॉज क्या है। ओके, तो अपने पास चार ऑप्शंस हैं, लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक, डिक्रीज फाइबर इनटेक, रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड लैक ऑफ एक्टिविटी। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने एक ही एग्जाम में लिखा है, बट ये बार बार पूछा जाता है। ओके, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी रिड्यूस होने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब ये रिड्यूस क्यों होती है भाई, ये रिड्यूस क्यों होती है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ओके, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन। ओके, ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 161, a nurse is explained to a client with cervical erosion that early treatment of the erosion can help to prevent। ठीक है, एक नर्स है वो एक्सप्लेन कर रही है क्लाइंट को कि सर्वाइकल इरेशन का अर्ली ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्योंकि ये प्रिवेंट करती है। अब आपको बताना है कि इसका जो अर्ली ट्रीटमेंट है वो इनमें से कौन सी कंडीशन को प्रिवेंट करती है। तो इसको ऑप्शंस पे जाने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वाइकल इरोशन क्या होता है। ओके, सर्वाइकल इरोशन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, कुछ जो टिश्यूज़ हैं वो सर्विक्स के बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं, मीन्स बाहर की तरफ अपीयर होते हैं। ओके, तो सर्विक्स इरोजन कहते हैं। इसका अर्ली ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी होता है, आइए देखते हैं ऑप्शंस में। कैंसर ऑफ द सर्विक्स, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कैंसर ऑफ द सर्विक्स को प्रिवेंट करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड वजाइनल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है मोर इरेशन फ्रॉम अकरिंग, मतलब इरेशन की वर्सनिंग कंडीशन होने को प्रिवेंट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है, कैंसर ऑफ द सर्विक्स। क्या है, कैंसर ऑफ द सर्विक्स को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली इरोशन ऑफ सर्विक्स का अर्ली ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। ये देखिए डेफिनेशन और सिम्टम्स देख लीजिए। इसमें क्या होता है, कॉमन कंडीशन कॉज्ड व्हेन द सेल्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सर्विक्स कैनाल नोन एज ग्रेन्युलर सेल्स, ये जो सॉफ्ट सेल्स होती है, सॉफ्ट टिश्यूज और सॉफ्ट सेल्स होती है, प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द
सर्विक्स कैसे दिखती है, ये देखिए, ये इसमें इमेज में देखिए, ये सर्विक्स का पार्ट आपको इधर दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, ये सर्विक्स के जो आउटसाइड है, ये जो ग्रेन्युलर सेल्स होती है वो यहाँ पे अपीयर हो जाती है। ओके, और इस टाइप का सीन दिखाती है। इसकी रियल इमेज आपको दिखाता हूँ। इसका रियल इमेज देखिए, ये देखिए रेड रेड हो रही है, ये स्मॉल सेल्स हो रही है रेड रेड, ये इस टाइप से। ये सर्विक्स का इंटरनल व्यू है। ओके, तो सबको समझ में आया। सर्वाइकल इरोशन, सॉफ्ट सेल्स या ग्रेनुलर सेल्स का अपीयर होना सर्विक्स की सरफेस पे, कि इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये फर्दर लाइफ में सर्वाइकल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। द प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विद ऑस्टियोपोरोसिस इंक्लूड्स एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड डेली विटामिन्स। हाउ डज ए नर्स डिटरमाइन दैट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द थेरेपी इज अटेंड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक केयर प्लान के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट पे क्या किया है, उसको एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज की जा रही है। मीन्स वो खुद भी एक्सरसाइज कर रहा है, उसे किसी की हेल्प से, या नर्स हुए या उसके रिलेटिव्स हुए वो भी उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। उसको कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं और डेली विटामिन भी दिए जा रहे हैं। तो इस थेरेपी का डिजायर इफेक्ट देखने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शंस अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन्स इनमें से कौन सी चीज़ अपने को दिखेगी, कौन सा ऑप्शन अपने को दिखेगा, तब पता चलेगा कि अपने को डिजायर इफेक्ट मिल रहा है। तो ऑप्शंस हैं, मोबिलिटी इंक्रीजेज, उसकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। फ्यूअर मसल स्पाज्म उसके थोड़े से मसल स्पाज्म रह जाएंगे। देयर इज ए मोर रेगुलर हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट जो है वो रेगुलर रहने लग जाएगी। एंड देयर आर फ्यूअर ब्रूशेस देन बिफोर थेरेपी, तो उससे कुछ ब्रूशेस रह जाएंगे, कुछ इफेक्ट रह जाएगा, ठीक है, बिफोर द थेरेपी। ओके, तो अपना राइट आंसर कौन सा है, मोबिलिटी इंक्रीज। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, पोरस बोन हो जाती है, बोन में पोर्स हो जाते हैं। मीन्स डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, बोन का कैल्शियम डिपोजिशन कम होने लग जाता है और बोन पोरस हो जाती है। पोर का मतलब जानते हैं, छोटे छोटे छेद टाइप में। ओके, आइए देखते हैं। ये देखिए, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, नॉर्मल बोन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इस टाइप से बोन बनी हुई होती है। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये पोर हो गए, ये आपको दिख रहा है, ये इतने बड़े बड़े पोर्स हो गए। ये देखिए, ये पोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, कैल्शियम डिपोजिशन इसका गिरता जा रहा है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते। ये देखिए, 4 स्टेजेस हो गई। नॉर्मल बोन में ऐसा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा हो जाता है। अब सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में ये देखिए, ये इसके पोर्स, ये जो पोर्स हैं ये बड़े हो गए, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से मिनरल्स निकल रहे हैं, इस बोन के मिनरल्स निकल रहे हैं। ओके, ये किस वजह से होता है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। स्पेशली मीनोपॉज के बाद जो वुमेन्स होती है उनमें मीनोपॉज के बाद ये चीज़ देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। नर्स इज राइटिंग ए टीचिंग प्लान अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। द नर्स शुड इंक्लूड इन लैंग्वेज द मोस्ट क्लाइंट वुड अंडरस्टैंड दैट ऑस्टियोपोरोसिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ओके, एक जो नर्स है वो टीचिंग प्लान बना रही है, किसके लिए, एक ऑस्टियोपोरोसिक पेशेंट के लिए। तो नर्स शुड इंक्लूड इन लैंग्वेज द मोस्ट क्लाइंट्स, मीन्स जो नर्स है वो अपनी लैंग्वेज में क्या चीज़ इंक्लूड करे जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में क्लाइंट्स अच्छे से समझ सके, अच्छे से डिस्क्राइब हो सके। इनमें से कौन सी वो चीज़ है, तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, हाइपरप्लेशिया ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट्स और डिक्रीजेज इन द बोन सब्सटेंसेस। तो उसको क्या बताना है, अपना राइट आंसर कौन सा है, डिक्रीज इन द बोन सब्सटेंसेस। ये क्लाइंट्स को क्या कहेंगे कि बोन्स का जो डिपोजिशन है वो गिरता जा रहा है, बोन्स के अंदर बोन्स को बनाने के वाले जो सब्सटेंस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, एवेस्कुलर नेक्रोसिस नहीं, ये नहीं होगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, हाँ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इसमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से देखने को मिलते हैं।
ओके, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक पैथोलॉजिक कंडीशन है। इसकी वजह से बोन वीक हो रही है, और वीक बोन में क्या होता है, फ्रैक्चर स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, आसानी से हो जाता है। बट ये जो चीज़ है, मतलब आप उसको बताओगे पेशेंट को कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा आपको, तो ये चीज़ तो कोई इंडिकेट नहीं करती कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन में ये कोई सपोर्ट नहीं करती। हाइपरप्लेशिया ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट, ये तो बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि हाइपरप्लेशिया के अंदर क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ नहीं रही है, और उल्टा डीमिनरलाइजेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आता हूँ। ओके, तो नॉर्मल साइज क्या है यूरेथ्रा की, 18 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 18 इंचेस। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और मेल का यूरेथ्रा कितना, मेल के यूरेथ्रा की लेंथ क्या होती है, 8 इंचेस, 8 इंचेस या फिर 20 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ओके, और एक सवाल और मैं यहाँ पे करवा दूँ क्लियर, कि जो फीमेल्स होती है वो यूटीआई के लिए ज़्यादा सस्पेक्टेड होती है मेल के वनस्पत। क्यों होती है, क्योंकि उनके यूरेथ्रा का साइज जो होता है वो यूरेथ्रा की लेंथ होती है कम, इसलिए वो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए सस्पेक्टेड ज़्यादा होती है, मेल्स से ज़्यादा सस्पेक्टेड होती है। ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ये यूरेथ्रा, ये वास डिफरेंशिया। ओके, ये टेस्टिस। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये देखिए, इनको अच्छे से देख लीजिए। ये कोलोन, रेक्टम, एनस और ये यूट्रस, वजाइनल ट्रैक, ब्लेडर एंड ये यूरेथ्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीक पॉइंट ऑफ ए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज। इस टर्म को क्या कहते हैं, जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक पर होती है, पीक इंटेंसिटी पर होते हैं, तो उसको किस टर्म से कहते हैं। फर्स्ट है एसेलरेशन, डिसेलरेशन, एक्सियोम या एक्मी। तो अपना राइट आंसर क्या है, एक्मी। क्या कहते हैं उसे, एक्मी। ओके, ये एक टेक्निकल टर्म है, इसका मीन्स क्या होता है, इंक्रीज इंटेंसिटी। ये देखिए, एक्मी इज द टेक्निकल टर्म फॉर द हाईएस्ट पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, एक्मी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू गाइस।